एक बार की बात है, परीलोक में सभी परियों की तरह वानिया परी भी रहा करती थी, जो कि बहुत नटखट थी पर स्वभाव से काफी अच्छी थी। वानिया परी और उसकी सहेली नेहा परी रोज परीलोक के राजमहल में रानी परी के पास उनसे शिक्षा लेने जाते थे। वानिया परी और नेहा परी के साथ और भी कई परियां आती थी और रानी परी उन सभी परियों को ये बताया करती थी कि जब वो बड़ी हो जाएंगी और जब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगी तो किस तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगी। और अब वानिया परी भी तो अपनी बड़ी होने का इंतजार कर रही थी और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत जगहों पर घूमने जाना चाहती थी। लेकिन वो सबसे पहले जहाँ जाना चाहती थी वो था पृथ्वीलोक। लेकिन वहाँ की काली परी, जो कि पहले परीलोक में ही रहा करती थी, लेकिन उसका रंग काला होने के कारण पहले तो सभी परियों ने उसका नाम काली परी रख दिया। उसका असली नाम था शिवानी, लेकिन उसका रंग काला होने के कारण और उसके चेहरे पर चुड़ैल जैसे कई निशान होने के कारण रानी परी ने उसे बहुत साल पहले ही परीलोक से निकाल दिया था। परीलोक से निकालने के बाद शिवानी के पास कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो परीलोक के जंगल में ही रहने लगी। और रानी परी ने जब शिवानी परी को परीलोक से निकाला तब शिवानी परी का एक ही मकसद था, वो धीरे धीरे अपनी शक्तियों से सारी परियों की शक्तियाँ लेना चाहती थी और उन्हें इतना कमजोर बना देना चाहती थी कि उनकी खुद ही मृत्यु हो जाए। और ये बात तो रानी परी को भी पता थी, इसीलिए वो हमेशा से सभी परियों को सतर्क रहने को कहती थी। एक दिन वानिया परी और उसकी सहेली नेहा परी दोनों रानी परी के पास शिक्षा लेने आती है और जब वो दोनों वापस जाने वाली होती हैं, तभी रानी परी उन परियों से कहती है, तुम लोग बड़े होने के बाद अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल करना और मैंने तुम्हें बता रखा है ना, उससे तो तुम हमेशा सतर्क रहना। और अगर कभी भी मैं परीलोक में न रहूं तो वानिया परी तुम्हें और मैंने कुछ और परियों को भी बता रखा है, सभी परियों को मिलकर ही उस काली परी को यहाँ से भगाना पड़ेगा, वो भी अपनी शक्तियों से। लेकिन उसकी शक्तियाँ भी कम नहीं है, तो थोड़ा अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करना। अरे हाँ रानी परी, आप ये बात हमें रोजाना बताती है और अब हमें अंदाजा हो चुका है। मुझे पता है मेरा ये रोज रोज एक ही बात कहना तुम्हें थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन मैं परियों की रानी परी हूँ। मुझे बीते हुए कल की और आने वाले कल के बारे में पता रहता है। अच्छा ठीक है रानी परी, अब हम चलते हैं। जिसके बाद वानिया परी और नेहा परी वहाँ से चली जाती है और अब इसी तरह कई साल भी बीत जाते हैं और अब नेहा परी के साथ वानिया परी भी बड़ी हो चुकी थी और साथ ही अब अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन एक बार जब वानिया परी किसी काम से रानी परी के महल में जा रही होती है, तभी रानी परी उसे रोक लेती है। फिर वानिया परी बोलती है, रानी परी, आज मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी जादुई छड़ी यहीं पर रह गई थी, तो मैं वो लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, तुम अंदर मत जाना, मैं लेकर आती हूँ। इसके बाद वानिया परी अपनी जादुई छड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपनी दोस्त नेहा परी को जाकर कहती है, अरे यार नेहा, पता नहीं क्या हो गया, मुझे रानी परी ने अपने महल में जाने से मना कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तुझे ही नहीं बल्कि हम सबको मना कर रखा है महल में जाने के लिए। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कर रही है रानी परी? अच्छा, शायद तुझे पता नहीं होगा पर मैं बता देती हूँ। महल के अंदर दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है और एक रास्ता पृथ्वीलोक की तरफ जाता है। लेकिन रानी परी को ऐसा लगता है कि अगर कोई उनके महल में गया और किसी ने वो रास्ता देख लिया तो वो पृथ्वीलोक में जाकर ही रहेगा
और क्योंकि उन्हें पृथ्वी लोक नहीं पसंद और साथ ही उन्हें ये भी नहीं पसंद कि परीलोक से कोई पृथ्वी लोक पर जाए, और इसीलिए वो सबको जाने से मना करती हैं। लेकिन नेहा परी, ये तो गलत है ना? पृथ्वी लोक भी शायद परीलोक की तरह ही होगा। हाँ, मैं मानती हूँ ये गलत है, लेकिन हम रानी परी को कुछ कह भी तो नहीं सकते क्योंकि वो हमसे बड़ी है। नेहा परी तो वानिया परी को सब बता देती है, लेकिन एक बात नेहा परी को भी नहीं पता थी, जो कि अगर कोई भी महल में जाएगा तो फिर वो पृथ्वी लोक का दरवाजा खोलेगा तो वो पृथ्वी लोक जाकर ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी लोक पर जाने पर किसी भी परी की शक्तियाँ काम नहीं करती सिवाय काली परी की। यदि अगर कोई पृथ्वी लोक पर गया तो उस परी के साथ साथ और परियों की भी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन वही वानिया परी तो यही सोच रही थी कि उसे बचपन से ही पृथ्वी लोक में घूमना था और अब तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकती थी और उसे वहाँ एक बार तो जाना ही था। और इसीलिए उसने एक दिन महल में बिना किसी से पूछे वो पृथ्वी लोक का दरवाजा खोलकर पृथ्वी लोक में चली गई। लेकिन वही साथ साथ वहाँ पर काली परी भी आजाद हो गई और बड़ी खुशी से वो महल के पास आई और बोली, अरे वाह, लगता है कोई पृथ्वी लोक पर गया है। शायद उसे पता नहीं होगा, लेकिन उसने मेरा काम तो आसान कर दिया। जिसके बाद वो हंसते हंसते रानी परी को बुलाने लगती है। तभी रानी परी वहाँ पर आती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वानिया परी पृथ्वी लोक पर गई है। लेकिन अचानक से काली परी को देखकर वो बोली, अरे तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें पता नहीं है क्या? कोई परी पृथ्वी लोक पर गई है और मैं आजाद हो गई। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। जरूर वो वानिया परी ही पृथ्वी लोक पर गई होगी। उसने पहले भी जाने की कोशिश की थी, पर मैंने उसे देख लिया था और उसे बहुत डांटा था। लेकिन ये परी तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती है। कि तभी वहाँ पर वानिया परी खुश होते हुए वापस आ जाती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि काली परी महल के पास कैसे आ गई। और जैसे ही काली परी वानिया परी को देखती है तो काली परी तुरंत ही रानी परी पर वार कर देती है। और जब वानिया परी अपनी शक्तियों से रानी परी को बचाने की कोशिश करती है तो वानिया परी की कोई शक्तियाँ काम ही नहीं करती। और तभी वहाँ पर नेहा परी भी आ जाती है और इससे पहले कि काली परी उस पर वार करती, नेहा परी काली परी पर वार कर देती है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। तुम क्या चाहती हो? क्यों हम सबको मारना चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे इस परीलोक से बाहर निकाला था, ये सोचकर कि मेरा रंग काला है और चुड़ैलों की तरह मेरे चेहरे पर निशान है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना लीजिए। आप मुझे फिर से परीलोक में रख लीजिए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं भी और परियों के साथ खेलना चाहती हूँ, उनके साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। जिस तरह वो आजाद रहती है, मुझे भी रहना है। लेकिन ये मेरा बचपन का सपना ही रह गया। पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। प्लीज रानी परी, मुझे इस परी लोक में रहने दीजिए। काली परी की बात सुनकर रानी परी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कहती है, शिवानी परी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और शायद अगर आज वानिया परी पृथ्वी लोक पर नहीं जाती तो आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं होता। मैं हमेशा सभी परियों को यही समझाती थी कि वो तुमसे बचकर रहें, लेकिन आज मैं सभी परियों को ये कहना चाहती हूँ कि आज से सभी परियां मिलजुल कर रहेंगी और कोई भी किसी को कुछ नहीं कहेगा, ना ही तो उसकी गरीबी पर और ना ही उसके रंग रूप पर। शिवानी परी, मुझे माफ कर देना।
आज से तुम भी इन्हीं परियों की तरह हो। ये सुनकर शिवानी परी को बहुत खुशी होती है। उस दिन से सभी परियां एक साथ रहने लगती हैं और अब तो कोई भी शिवानी परी को कुछ नहीं कहता था, बल्कि वानिया परी और शिवानी परी की तो बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और वो हंसी खुशी से एक साथ रहने लगी। एक छोटे से गांव में दो बहनें राधा और माया बचपन से ही साथ रहीं, पर स्वभाव में एकदम विपरीत थी। बड़ी बहन राधा लालची और मतलबी थी। वो चाहती थी कि उसके पास सबसे बढ़िया चीजें हो और सभी लोग उससे ईर्ष्या करें। तो वहीं माया छोटी बहन बिल्कुल अलग थी। उसका दिल बहुत बड़ा और दयालु था और उसे लोगों की मदद करना पसंद था। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनें अलग अलग रहने लगी। राधा ने अपने लिए गांव में एक सुंदर बड़ा सा घर बनवाया और वहां पर अकेली रहने लगी। माया ने एक छोटा सा घर चुना और गांव के करीब रहकर लोगों की मदद करने में ही संतोष पाने लगी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज पहुँचे। उनकी साधारण पोशाक और थके हुए चेहरे से स्पष्ट था कि उन्होंने लंबी यात्रा की है। सबसे पहले वो राधा के दरवाजे पर पहुँचे। राधा ने दरवाजा खोला और साधु को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नाखुशी थी। साधु ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं दूर दूर से घूमता हूँ और आज बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? बाबा, मेरे पास खुद का भी समय और साधन कम है। मैं किसी के लिए मुफ्त में खाना क्यों बनाऊं? माफ कीजिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। साधु थोड़ी देर तक उसकी बातों को समझते हुए खड़े रहे और फिर चुपचाप वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर जाकर साधु माया के घर पहुँचे। साधु ने दरवाजा खटखटाया। माया ने दरवाजा खोला और साधु को देखकर तुरंत आदर पूर्वक बोली, आइए बाबा, लगता है आप बहुत थके हुए हैं। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। साधु ने पानी पिया और माया की विनम्रता से भरे व्यवहार को देखकर प्रसन्न हो गए। बाबा, क्या आप कुछ खाएंगे? मेरे पास साधारण खाना है, लेकिन दिल से परोसूंगी। तुम्हारा ये प्रेम ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो बेटी। माया ने जल्दी से रोटी और दाल बनाई और साधु को खाना परोसा। साधु ने भोजन किया और फिर माया से कहा, बेटी, तुम्हारे सेवा भाव ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी रसोई अब से चांदी की हो जाएगी और इसमें जो भी खाना बनेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसे दूसरों के साथ बांट सकती हो। बाबा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल है। मैं इसे गरीबों के लिए ही उपयोग करूँगी। अगले ही दिन माया की रसोई सचमुच चांदी की बन गई। गांव के लोग उस चमचमाती चांदी की रसोई को देखकर चकित रह गए। लेकिन माया का दिल अभी भी पहले जैसा ही था। वो खुशी खुशी लोगों को भोजन परोसती, बिना किसी स्वार्थ के। राधा को जब इस बारे में पता चला तो वो तिलमिला उठी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी साधारण और गरीब बहन को ऐसी जादुई रसोई कैसे मिल सकती है। उसने खुद से कहा, अगर माया को चांदी की रसोई मिल सकती है तो मुझे तो सोने की रसोई मिलनी चाहिए। आखिर मैं उससे ज्यादा मेहनती हूँ। उसने उसी रात माया से मुलाकात की। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। माया, तुमने उस साधु से सोने की जादुई रसोई का आशीर्वाद क्यों नहीं मांगा? चांदी की जादुई रसोई से क्या होगा? दीदी, बाबा ने मुझे जो दिया मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बस यही सोचती रहो और गरीबों को खिलाती रहो। मैं तो खुद साधु जी को ढूंढूंगी और उनसे आशीर्वाद लेकर सोने की जादुई रसोई बनवाऊंगी।
राधा ने अगले ही दिन साधु को ढूंढने का फैसला किया। कई दिन तक भटकने के बाद उसने साधु को आखिरकार एक जंगल में पा लिया। साधु महाराज उसे देखकर हैरान हुए, परंतु उन्होंने उसे सुना। बाबा, आपने मेरी बहन को चांदी की रसोई दी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे सोने की जादुई रसोई का आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे भी आपकी कृपा चाहिए। साधु ने राधा के चेहरे पर स्वार्थ और लालच देखा, फिर भी उन्होंने एक मौका देने का सोचा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सोने की जादुई रसोई का आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन याद रखना इसका उपयोग सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए करना। बिल्कुल बाबा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। उसके बाद वो तुरंत खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले ही दिन राधा की रसोई सच में सोने की बन गई। उसकी आंखें सोने की चमक देखकर और भी लालच में भर गईं। गांव वालों को दिखाते हुए उसने कहा, देखो, मेरी रसोई अब सोने की है। यहाँ आओ, लेकिन मुझे तुमसे खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। गांव के लोग चकित थे, लेकिन पहले पहले वो पैसे देकर भी उसकी रसोई से खाना लेने लगे। माया ने राधा को समझाने की कोशिश की। दीदी, रसोई का आशीर्वाद दूसरों को खिलाने के लिए है, इसे मत बेचो। तुम समझ नहीं सकती माया, मुझे देखो, मैं कितनी जल्दी अमीर बन जाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद लोगों को राधा की रसोई से कोई सुख नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसके यहाँ आना बंद कर दिया और वो फिर से माया की रसोई में वापस जाने लगे, जहाँ उन्हें प्यार और सेवा का एहसास होता था। धीरे धीरे राधा की सोने की रसोई से बना खाना खराब होने लगा और उसमें से अजीब सी गंध आने लगी। राधा परेशान होकर रोने लगी। उसे साधु महाराज की बात याद आई कि ये रसोई दूसरों की सेवा के लिए थी, न कि लालच और पैसों के लिए। उसने तुरंत माया के घर जाकर माफी मांगी। माया, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने स्वार्थ में ये आशीर्वाद खो दिया। मुझे अब समझ आया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। दीदी, यही असली सुख है। आओ, अब हम दोनों मिलकर लोगों की सेवा करेंगे। तुम्हारी रसोई भी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। उस दिन से दोनों बहनों ने अपनी अपनी रसोई का उपयोग गांव के भूखे लोगों को खिलाने के लिए करना शुरू कर दिया। अब उनकी जादुई सोने चांदी की रसोइयाँ केवल रसोई नहीं, बल्कि गांव में सेवा और प्रेम का प्रतीक बन गयी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।